नमस्ते। आज की हमारी क्लास है बीएड फर्स्ट ईयर के लिए और हमारा विषय है समकालीन भारत में शिक्षा। मैंने आपको पिछली कक्षा में हमने पढ़ लिया था कि हमारी सेकेंड यूनिट स्टार्ट हो चुकी है। उसमें हमने कुछ पॉइंट है वो भी देख लिए थे। बेसिक सा ज्ञान हमने प्राप्त कर लिया था जो कि हमने कल पढ़ा था स्वतंत्रता पूर्व काल में शिक्षा की। स्वतंत्रता से पूर्व, आजादी से पूर्व शिक्षा का क्या स्वरूप था, शिक्षा किस प्रकार से थी, कहाँ से शिक्षा के उद्देश्य हमारे माइंड में आए, हमारे यानी कि अंग्रेजों के माइंड में आए। अंग्रेजों ने किस प्रकार से इसको सुचारू रूप से ढंग से उसको प्रस्तुत किया, उनको अपनाया, उनके कौन कौन से उद्देश्यों को डाला, उनका मेन मोटिव क्या था शिक्षा प्रदान करने का भारत के अंतर्गत, ये मैंने आपको बता दिया था और ये हमने कल की कक्षा में पढ़ लिया था। आज जो हमारा पॉइंट है, आज जो पढ़ेंगे वो है ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रारंभिक शिक्षा नीति, EIC यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रारंभिक शिक्षा नीति। शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसने शिक्षा के प्रति कौन कौन से नए नए नियम लागू किए और किस प्रकार से शिक्षा को प्रारंभ किया वो हम आज देखेंगे। हमें अच्छे से पता है कि भारत के अंतर्गत व्यापार के उद्देश्य से बहुत सारी शक्तियां आई थी, जिनमें मुख्य थे फ्रांस थे, ठीक है, फ्रांसीसी आए थे, डच आए थे, पुर्तगाली आए थे और साथ ही साथ में अंग्रेज भी आए थे। इन सभी का आपस में युद्ध हुआ क्योंकि सभी के अंतर्गत एक कंपटीशन सा चल गया था, प्रतिस्पर्धा सी हो गई थी इन लोगों के बीच में कि कौन यहाँ पर भारत में व्यापार करेगा, क्योंकि भारत आर्थिक रूप से बहुत अधिक मजबूत था और सभी यहाँ पर अपना अपना परचम लहराना चाहते थे। तो इसी बीच में इन्हीं सब युद्धों के अंतर्गत जो शक्ति उभर कर आई उसे हमने अंग्रेज नाम दिया, यानी कि वे इंग्लिश मैन कहलाए, इंग्लिश थे तो हम उन्हें अंग्रेज कहते हैं। फिर हुआ यूं कि 1599 में अंग्रेजों के सभी सदस्य, सभी व्यापारी एकजुट हुए और उन्होंने निश्चय किया कि हमारी कंपनी को नाम दिया जाएगा और तब अंग्रेज व्यापारियों ने उनकी कंपनी को नाम दिया ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी नाम दिया अंग्रेज व्यापारियों ने उनकी कंपनी को। साथ ही साथ में जो इंग्लैंड की महारानी थी एलिजाबेथ, साथ ही साथ में जो इंग्लैंड की महारानी थी उन्होंने भी इस कंपनी को आज्ञा दे चुके थे। उन्होंने ये बता दिया था कि हाँ भाई, आप पूर्वी देशों से व्यापार करने के लिए अब स्वतंत्र हो। एलिजाबेथ जो महारानी थी इंग्लैंड की, उन्होंने जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो स्थापित हो चुकी थी उनको यह आदेश दे दिया था कि हाँ, आप पूर्वी देशों से अब व्यापार कर सकते हैं, यानी कि अब भारत का जो माल है वो बाहर भी विदेशों में जाएगा। अब इससे क्या हो गया, इससे सबसे बड़ी ये बात हो गई कि जो अंग्रेजों की स्थिति थी वो काफी हद तक भारत में मजबूत हो चुकी थी और कुछ हद तक मजबूत होना बाकी थी। धीरे धीरे कैसे मजबूत हुई वो मैं आपको अभी हम पढ़ेंगे। और ये जब एलिजाबेथ ने जब फरमान जारी किया वह कब किया,
अंग्रेजों ने इसके बाद में पीछे मुड़कर नहीं देखा और यह जो राजज्ञा आई थी एलिजाबेथ के से संबंधित उनके द्वारा जो राजज्ञा आई थी, उसके बाद में अंग्रेजों ने बहुत अधिक बदलाव किए भारत के अंतर्गत। शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत हुई 1611 और 1613 की घटना से। 1611 और 1613 की घटना से शुरुआत हुई। स्टार्टिंग में इसमें क्या हुआ? मछलीपट्टनम एवं सूरत में कारखानों की स्थापना। मछलीपट्टनम एवं सूरत में कारखानों की स्थापना। 1611 एवं 13 में मछलीपट्टनम की सूरत में कारखानों की स्थापना हो चुकी थी। कई ऐसे कारखाने खुल चुके थे जिसके अंतर्गत माल तैयार किया जाता था व्यापार की दृष्टि से। ये दोनों नगर बहुत ही ज्यादा अच्छे माने जाते थे। साथ ही साथ में शिक्षा का प्रचार धर्म के उत्थान तथा अंग्रेज कर्मचारियों के माध्यम से किया गया। साथ ही साथ में 1611 और 13 की घटना में बता रही हूँ, इसी के अंतर्गत शिक्षा का भी प्रचार हुआ और धर्म की शिक्षा भी दी गई, लेकिन उस समय केवल अंग्रेजों को दी गई थी। ठीक है, यानी कि अंग्रेजों को ही और अधिक धर्म की शिक्षा देकर उनको ही आगे बढ़ाया जा रहा था ताकि वह आगे जाके भारतीयों को भी शिक्षित कर सके। अब आता है 1611 और 1613 के बाद में अब आता है हमारा एक महत्वपूर्ण समय 1614। 1614 कुछ भारतीयों को प्रोटेस्ट धर्म की दीक्षा हेतु इंग्लैंड भेजा। कुछ भारतीयों को प्रोटेस्ट धर्म की दीक्षा हेतु कहाँ भेजा? इंग्लैंड भेजा। यानी कि कुछ भारतीयों को अब धर्म की शिक्षा दीक्षा हेतु कहाँ भेजा गया? इंग्लैंड भेजा गया। ये भी एक महत्वपूर्ण घटना है शिक्षा के क्षेत्र में, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रारंभ में शुरुआत में किया था। उसके बाद में जो महत्वपूर्ण तिथि आती है वो आती है 1659 1659 को। अब 1659 को क्या हुआ? 1659 को इस घटना को आदेश पत्र के नाम से जाना जाता है। ब्रैकेट में लिख देती हूँ आदेश पत्र। इंग्लैंड से अंग्रेज मिशनरियों को भारत लाने की इच्छा प्रकट करना, किंतु धार्मिक तटस्थता का व्यवहार। अंग्रेज मिशनरियों को इंग्लैंड से कहाँ लाना? भारत में। किनको? मिशनरियों को। अब सीधी सी बात है, इंग्लैंड से अंग्रेज मिशनरी जो है यानी कि ईसाई धर्म के जो प्रचार प्रसार करने वाले हैं उनको भारत भेजना। किस लिए भेजना? भाई वो खाना खाने के लिए तो भेजेंगे नहीं कि भाई जाओ आप खाना खाकर आओ, जाओ आप थोड़े दिन रहकर आओ, कुछ दिन तो गुजारो भारत में, ऐसा तो है नहीं। ठीक है, तो क्यों भेजा? सीधी सी बात है, वह अंग्रेज के माइंड में अब ये चीज बैठ चुकी थी कि हमें हमारे धर्म का प्रचार प्रसार करना है। तो इसके लिए सीधी सी बात है, जो धर्म के बारे में बहुत अधिक जानते हैं, मिशनरीज होते हैं, उनको तो बुलाना ही पड़ेगा। तो एक आदेश पत्र जारी हुआ 1659 में, जिसमें इंग्लैंड के जो मिशनरी थे उनको भारत बुलाया गया धर्म की शिक्षा
गई। यानी कि जो भी अंग्रेजों ने, जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने या जो भी अंग्रेजों ने जो भी किले बनाए थे भारत के अंतर्गत और जो भी अपनी सेना के रक्षक के लिए जो भी नगर बनाए थे, उनके अंतर्गत किसकी स्थापना की गई? विद्यालय की स्थापना की गई। यानी कि जो भी अंग्रेजों ने किले बनाए थे अपने रहने के लिए, अपनी सेनाओं के रहने के लिए जो भी बनाए थे, अब उन्होंने विद्यालय की स्थापना कर दी गई। साथ ही साथ में उन्होंने गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का भी प्रावधान किया। गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा भी उनको दी जा रही, ऐसा आज्ञा पत्र आया हमारे सामने 1698 में। चलो कुछ तो कम है। उसके बाद में आती है एक घटना जिसके बाद में अंग्रेजों की स्थिति बहुत अधिक मजबूत हो जाती है भारत में। वो है 1757 प्लासी का युद्ध। 1757 प्लासी का युद्ध, और जिसमें अंग्रेजों की क्या हुई? विजय हुई। प्लासी का युद्ध एक ऐसा युद्ध है जिसमें अंग्रेजों की स्थिति को इतना ज्यादा मजबूत कर दिया कि अब जो अंग्रेजों की शक्ति थी वो बहुत अधिक बढ़ चुकी थी, जिस पर किसी का भी आधिपत्य नहीं रहा। तो प्लासी का युद्ध एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। आप कभी भी जब भी हिस्ट्री पढ़ें, प्लासी का युद्ध जरूर पढ़ें, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग घटना है ये। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रारंभिक शिक्षा नीतियों के अंतर्गत ये भी घटना आती है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट घटना है। इसके बाद में 1765 जो सम्राट शाह आलम थे, भारत का उस समय कौन सम्राट था? सम्राट शाह आलम। सम्राट शाह आलम ने अंग्रेजों को स्वीकृति प्रदान कर दी थी, प्रभु सत्ता दे दी थी। ठीक है, यानी कि सम्राट शाह आलम ने अंग्रेजों की कुल मिलाकर एक तरीके से हम कह सकते हैं कि गुलामी स्वीकार कर ली थी कि भाई अंग्रेज ये नहीं कहेंगे कि आपकी सेना का आपको हम सुरक्षा देंगे, हम हमारी सेना देंगे, हमारी सेना का प्रपोषण आप करेंगे, आप हमें इतना खर्च देंगे, ये वो जो भी था कि आप हमारे छत्र छाया में हमेशा सुरक्षित रहेंगे, ऐसा अंग्रेज कहते थे शाह आलम को। शाह आलम उनकी बातों में आ गए क्योंकि उनके पास में और कोई चारा नहीं था। तो जब सम्राट शाह आलम ने प्रभु सत्ता अंग्रेजों को सौंप दी, तब अंग्रेजों की स्थिति तो भाई क्या बताऊं मैं, बहुत ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। क्योंकि ये दोनों जो घटना थी, प्लासी का युद्ध और सम्राट शाह आलम द्वारा जो प्रभु सत्ता दी गई, ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी। इसके बाद में अंग्रेजों की स्थिति बहुत ही ज्यादा मजबूत हो चुकी थी भारत के अंदर। सीधी सी बात है, जब अंग्रेज भारत में आए थे उनका केवल एक ही उद्देश्य था कि व्यापार करना। उन्होंने ऐसा नहीं सोचा था कि हम वहां पर जाएंगे और उसको भारत को अपना गुलाम बना लेंगे। लेकिन भारत में आने के बाद में उन्होंने भारत की भौगोलिक स्थिति को समझा, राजनीतिक स्थिति को समझा, सारी स्थिति को समझा, आर्थिक सामाजिक, और उन्होंने देखा कि भाई भारत तो अंधविश्वासी वाला देश है। भारत में जो छोटे छोटे जो अपना राज्य लिए बैठे हैं राजा, वो लोग आपस में ही लड़ते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले फूट डाला और राजतंत्र की नीति का अनुसरण किया, उसको अपनाया। उसके साथ ही उन्होंने ये नीति हर जगह अपनाते गए और सबको भाई पीछे छोड़ते गए और अपने आप को बहुत ज्यादा ऊंचा उठा लिया उन्होंने। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रारंभिक शिक्षा नीति। आगे का जो टॉपिक है हम नेक्स्ट क्लास में